अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हो तो आप जो है पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा तो अप्लाई ही ना करो। क्या टिप ऐसे यूज़ करी कि जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल वीज़ा मिल गया। मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा भाई, ये विदाउट इंटरव्यू विदाउट एनीथिंग जो है मुझे जर्मनी का वीज़ा मिल गया। हेलो वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम मस्कत ओमान से। आपको जो है मेरे चेहरे से काफ़ी खुशी लग रही होगी क्योंकि आप जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ के तो आ गए हैं। जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आपने पढ़ लिया है कि मेरा शेंगेन का जो है मल्टीपल वीज़ा लग गया है और वो किस तरीके से लगा है, तो जिसकी वजह से जो है आपको चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम जो है वो शेंगेन का मल्टीपल वीज़ा लगा है, वो किस तरीके से लगा है, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, किस एम्बेसी का अप्लाई करा था और किसका अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, ये भी मैं बता दूं, बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जिसका वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबका नहीं लगता, मगर मेजॉरिटी जो फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं या जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री है, यूरोप की कुछ कंट्रियों का जो है वो वीज़ा अप्लाई ना करें तो अच्छा है। स्टार्ट ही इस चीज़ से करता हूँ कि भाई मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आपकी फ्रेश पासपोर्ट है, तो भाई कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते पाकिस्तानी को। जो अपने तौर से नहीं बता रहा, जो रिसर्च वर्क है इंटरनेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। स्पेन है के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना। साथ ही साथ जो है ग्रीस भी पसंद नहीं करता, ग्रीस के अभी आप वीज़ा अप्लाई ना करें तो बेस्ट है। हंगरी है, स्पेन है और इसी तरीके से एक दो और कंट्रीज हैं जो अगर आप नेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि आप जो है फ्रेश पासपोर्ट है या आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री कम है तो आप इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई ना करें। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप, क्योंकि इन लोगों का रिलेशनशिप जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा है इंडिया के साथ, तो आप इस कंट्रीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। होता ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने हंगरी का मना कर रहा हूँ मगर मेरा हंगरी का वीज़ा लग चुका है। अच्छा, मेरा हंगरी का वीज़ा किस तरीके से लगा, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोला, कोई ग्रूर नहीं कर रहा, मगर अगर आपका जो है थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री है तो शायद इसकी वजह से मेरा वीज़ा लग गया। लास्ट के अंदर मैं वो भी ऐड कर दूंगा। इटली का भी अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तो आप वीज़ा ना अप्लाई करें तो बेस्ट है, क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला लेते हैं। स्पेशली वो लोग भी शायद ये वीडियो देख रहे हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो कहते हैं जिस कंट्री का आपने अप्लाई करा है मैं भी उसी का अप्लाई करूँगा। अगर उनको मना करो कि भाई आप इसका अप्लाई नहीं करो तो ये लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार शायद वो इसलिए मना कर रहे हैं, खुद का लग गया, नहीं लगाना चाहते। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या कोई भी आप किसी से भी अपनी जो है वो डिस्कशन करते हो, कोई अपनी जो है सजेशन लेते हो कि भाई मैं इस कंट्री का अप्लाई करूँ नहीं करूँ, कुछ लोग आपको मना करें तो आप जो ये सोचते हो यार ये खुद का तो लग गया, अब ये मना कर रहा है हमारे लिए, तो ऐसा नहीं होता। वो उसके पास ये एक्सपीरियंस होता है कि भाई आप जो है इस कंट्री का आप अप्लाई ना करो तो बेस्ट है, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका यही होता है कि भाई इन कंट्रीज़ का जो है वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, भले से उनका लगा हुआ हो, उन कंट्रीज़ की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो यही कुछ जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगा, उन लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। जाहिर बात है मैंने स्लाइडली दबे अल्फाजों के अंदर मना करा कि यार कुछ किसी और कंट्री का देख लो, मगर जाहिर बात है हर कोई इंसिस्ट करता है कि यार आपका इसका लगा है तो मैं भी यही अप्लाई करूँगा। तो अगर आपका जो है फ्रेश पासपोर्ट है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है, अगर किसी और पर्सन का जो है हंगरी का वीज़ा लगा है या इटली का वीज़ा लगा है या जो है नॉर्वे का वीज़ा लगा है या स्पेन वगैरह का वीज़ा लगा है, तो आप भी कहोगे यार मैं भी बस वहीं का अप्लाई करूँगा। इनिशियल में अगर आपको रिस्क लेना है यूरोप के वीज़े का तो मेरी सजेशन ये है कि आप जर्मनी का अप्लाई करो, फ्रांस का अप्लाई करो। अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हो तो आप पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा तो अप्लाई ही ना करो। मैं तो यही कहूँगा कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि आजकल जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन जो है पुर्तगाल क्यों जा रहे हैं। तो आप किसी और कंट्री का अप्लाई कर लो, जिस तरीके से मैंने बताया जर्मनी वगैरह है तो उनका अप्लाई कर लो, मे भी कि वहाँ का आपका वीज़ा लग जाए, फिर आप भले से पुर्तगाल चल जाओ। तो ये बातें तो हो गई मतलब वीज़े के हवाले से कि भाई किस कंट्री का वीज़ा लगवाना चाहिए, किसका नहीं लगवाना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ टू द पॉइंट अपने केस के ऊपर कि मेरा जो है शेंगेन वीज़ा और मल्टीपल किस तरीके से लगा था, क्या टिप ऐसे यूज़ करी कि जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल वीज़ा मिल गया। क्योंकि मल्टीपल वीज़ा जो है वो पहले नहीं मिल रहा था, फिर मैंने एक दो चीज़ें नई यूज़ करी हैं जो मैं सोचा आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। शायद अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो मे भी कि आपको भी जो है चांस बढ़ जाए मल्टीपल वीज़ा लगने के। पासपोर्ट चाहिए आपको, जो है फ़ोटो चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट थी। बैंक स्टेटमेंट आप लोग पूछेंगे भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी हो। बैंक स्टेटमेंट का जो वो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि अगर आप यूरोप जाते हो वहाँ के आपका टूर का 1 लाख का एक्सपेंस आ रहा है तो आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 5 लाख तक की हो। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर भी हैं तो वो ये सोचेंगे यार 1-2 लाख रुपए इसके पास मौजूद है, 1 लाख रुपए खर्च कर देगा, बाकी जो है ज़िंदगी के अंदर इसको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट
जितना भी आपने बजट बनाया है ट्रैवलिंग का, ज़ाहिर बात उनको एक आइडिया हो जाता है आपका एक्सपेंस इतना आएगा इस बजट इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर टिकट होता है, होटल बुकिंग वगैरह होती है, तो एक एक्सपेंस का आइडिया हो जाता है। और पर डे हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना जो है पर डे आपको जो है एक्सपेंस करना ही होता है। पर 1 लाख का एक्सपेंस आने वाला है तो आपके पास तकरीबन मल्टीप्लाई बाय 4 to 5 तो हो, 4 या 5 लाख रुपये हों तो बेस्ट है। मगर उससे कम भी हो शायद वीज़ा लग जाए चांस के ऊपर, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है तो शायद आपका वीज़ा फिर भी लग जाए। मगर फिर भी जो है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अगर कोई जाना चाहता है तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, तकरीबन आपके पास 4 to 5 टाइम आपकी जो है ट्रैवल बजट से आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बाद जो है वो आपको एनओसी लेटर चाहिए होता है, कंपनी की तरफ से डिक्लेरेशन होती है कि भाई ये जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है और इतने दिन के बाद वापस आ जाएगा। और अगर आप इनिशियली फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो 7 to 10 डेज से ज़्यादा का अप्लाई ना करें। अगर आपके अपने नाम के ऊपर जो है वो बिजनेस है तो आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट बिजनेस की होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 साल से पुराना बिजनेस है तो बेस्ट है कि आप 2 साल की जो है टैक्स रिटर्न वगैरह टैक्स डॉक्यूमेंट जो है तकरीबन 2 साल का जमा कर दें तो बेस्ट है। सारी चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं, मगर जो मैंने अपने केस के अंदर जो स्पेशल 1-2 चीज़ें ऐड करी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आप जब जा रहे होते हैं हर बात एक ट्रैवल प्लान बनाते हैं डे टू डे कि आपको किस तरीके से कितने दिन कहाँ रुकना है वो आप एक बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है आप जिस कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे उसकी जो है टिकट वगैरह आप जो है ट्रैवल एजेंसी वगैरह से किसी से बनवा सकते हैं। और अगर मुझे जो है 1-2 कंट्री मैंने यूरोप की शो करी कि मुझे फॉर एग्जांपल यूरोप के साथ जो है जर्मनी के साथ नेदरलैंड भी जाना है, बेल्जियम भी जाना है, यहाँ भी जाना है, जहाँ मुझे अगर मैं अपने ट्रैवल प्लान के अंदर शो करूँगा तो मुझे उनके टिकट भी लगाना पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कवरिंग लेटर। इंपॉर्टेंट इन द सेंस होता है कि आप उसके अंदर एक डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक समरी होती है पूरी आपकी एप्लीकेशन की। उस समरी के अंदर क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं आपकी कंट्री में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ में ये हो गया। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपने थोड़े से अपने बारे में बता दिया कि भाई मैं जो है इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सेल्समैन या जो वट एवर जो भी है आपकी वो आप मेंशन कर दें, और मेरी सैलरी इतनी है। और अगर आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस के बारे में लिख दें, ये मेरा बिज़नेस है और इतने टाइम से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, इसके टैक्स जो है जितने भी टैक्स मैंने सबमिट करे हैं उसकी 2 साल की स्टेटमेंट भी मैंने साथ लगा दी है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर या बीच मिडिल पैराग्राफ के अंदर आप ये भी मेंशन कर देंगे भाई इससे पहले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मैं इस कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग मैं कर चुका हूँ। अगर आप जीसीसी कंट्री से कर रहे हैं या आप ऐसी कंट्री से कर रहे हैं जहाँ के आप नेशनल नहीं है तो आपको उस कंट्री का TRC भी लगाना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से आप सऊदीया से करते हैं तो अकामा लगता है, ओमान या कतर वगैरह से करते हैं तो वो जो उनका बतागा जिसको कहते हैं वो लगाना पड़ता है, उसकी कॉपी भी लगती है। और उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपका प्लान जो है मार्च में जाने का है और आप रिटर्न जो है मार्च में ही वापस आ जाएंगे और आपका बतागा जो है अप्रैल या मई में एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉलिसी ये होती है कि जब आपका विजिट ख़त्म हो, फॉर एग्जांपल आप मार्च में ही रिटर्न आ रहे हैं तो उससे लेके 3 महीने आप 4 महीने पकड़ के चलें, 4 महीने आपका बतागा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बतागा 1 महीने बाद एक्सपायर हो रहा हो और आप वीज़े के लिए अप्लाई कर दें तो आपका केस शायद रिजेक्ट हो जाए। मल्टीपल वीज़े की रिक्वेस्ट की थी तो उसके अंदर मैंने एक लास्ट में मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया था, उसको जो है हाईलाइट भी कर दिया था कुछ वर्ड्स को। उसके अंदर जो है मैंने मेंशन भी कर दिया था कि भाई मैं एक एडिशनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो है ट्रैवलिंग करता रहता हूँ तो मुझे जो है उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है वीज़े वगैरह के हवाले से, जिसकी वजह से जो है मुझे कभी कभार जो है फ़्लाइट की जो है काफ़ी अच्छी जो ऑफर्स आती हैं वो मिस कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने लिखा कि मल्टीपल वीज़ा इशू करते हैं तो बेस्ट है। ये एक मैंने चीज़ एडिशनल लाइन लिखी थी। और साथ ही साथ जो है क्योंकि आपको पता ही है यूरोप का अगर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जो है इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होता है। मैंने इस बार जो है इंश्योरेंस जो है वो 1 साल का लगाया था। 1 साल का इंश्योरेंस लेते हैं तो वो मल्टीपल होता है। एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसके साथ जो पॉइंट्स लिख रहे होते हैं कि मैंने इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अटैच करा है, पासपोर्ट किया है, एप्लीकेशन फॉर्म किया है, एनओसी लेटर किया है, ट्रैवल इंश्योरेंस किया है, वट एवर जो भी किया है उसके अंदर मैंने एक पॉइंट भी लिख दिया था और उसको मैंने बोल्ड कर दिया था, हाईलाइट किया था कि मैंने 1 ईयर्स का जो है वो इंश्योरेंस भी साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये मैंने 2 से 3 पॉइंट जो है वो ऐड करे थे स्पेशल। तो मुझे इसकी वजह से लगता है कि जर्मनी का मल्टीपल वीज़ा मिल गया था। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में फ्रॉम जर्मनी। और जगह जगह जो है आपको लोग मिल जाएंगे जो आपकी फ़ाइल लॉक करेंगे, जिस तरीके से भी हम लोगों ने इनसे पता करा। पर एक प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन तो वो आपको देगा मगर ये देगा कि भाई उसको जो सूट करता है आर्टिकल 88, क्योंकि आर्टिकल 88 के लिए आपको जो है वो इनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना पड़ता है।